हाय एवरीवन, आज हम डिस्कशन करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड एंट्रोपी के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था हमारा कार्नोट इंजन को लेके। ठीक है, तो अब शुरू करते क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है? ये प्रोसेस दैट कैन ऑकर। देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है? आइदर वो अपने आप से हो सकता है या प्रॉपर इनिशिएशन के बाद वो हो सकता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, आप सबको पता होगा, तो ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द नेचुरल प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जैसे वाटर फ्लो। ठीक है, बर्निंग अप कोल, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि ये एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद शुरू हो गया। ठीक है, हमने आग लगाया, बस ऐसा नहीं कि आग लगाते गए लगाते गए लगाते गए, नहीं, एक बार लगाया वो चल गया। ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, वाटरफॉल, ये कोई जाके नहीं कि वाके वाटर को बोल रहा है अरे भाई जा नीचे जा नीचे जा, ऐसा तो नहीं है ना, वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। इवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या? ये अपने आप से नहीं होगा। प्रोसेसेस दैट कैन नॉट ऑकर ऑन देयर ओन और रेदर कंटिन्यू टिल दे रिसीव आउटसाइड एजिस्टेंस, मतलब आउटसाइड फोर्स। जब तक हम उसको आउटसाइड से कुछ एनर्जी कुछ फोर्स डालते रहेंगे तब तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। वो अपने आप से नहीं होता है। ठीक है, उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हमें हीट फ्लो। ठीक है, देन ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप से कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? ठीक है, टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। देखो, हमारा यूनिवर्स में जितना सिस्टम है, जो कुछ है, सब सारे क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। ठीक है, सब कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो स्पॉन्टेनिटी क्या करता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एनर्जी डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से सिस्टम स्टेबिलाईज होता है। ठीक है, we know that the lesser the energy greater is the stability, thus every system tends to acquire minimum energy। सब चाहेंगे हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हमें स्टेबिलिटी चाहिए का मतलब क्या है? हम लेस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जितना लेस हो पाएगा। देन टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। टू बात आता है। ठीक है, हम एंट्रोपी, आज का मेन टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी को जाने से पहले थोड़ा रिहर्सल तो कर लेते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, रैंडमनेस क्या होता है। ठीक है, सारे चीज चाहते हैं हम रैंडमनेस, थोड़ा रैंडमनेस इंक्रीज रहे। ठीक है, कोई बंद के रहना नहीं चाहता है। ठीक है, मतलब इन जनरल अगर बात किया जाए, सबको फ्रीडम पसंद है, ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। सबको फ्रीडम पसंद है, सब मतलब हर, चाहे इंसान हो चाहे हमारा कोई भी एनिमल हो, सबको क्या चाहिए? सबको फ्रीडम चाहिए। आपको भी फ्रीडम चाहिए। ठीक है, सबको फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे काउंट करते हैं, रेंडमनेस चाहिए। ठीक है, तो सारे सिस्टम क्या करता है? सिस्टम चाहता है मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस, यही रीजन है स्पॉन्टेनिटी के लिए। ठीक है, तो नेचर टेंड्स टू मूव स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम स्टेट ऑफ लोअर रैंडमनेस टू हायर रैंडमनेस, और थिंग्स दैट टेंड टू चेंज फ्रॉम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लेता। ठीक है, मतलब आपको एक जनरल एग्जांपल देता, आपका स्टडी रूम में। ठीक है, क्या आपको हमेशा ये चीज पसंद होता है मैं सारी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखूं? और ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या अनऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? ऑब्वियसली रेंडमली इधर उधर फेंकने के लिए ज्यादा एनर्जी तो नहीं चाहिए। ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी टाइम चाहिए। हर बार उसको ऐसे मतलब उसको क्या करना है, उसको सही से अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगर रेंडमनेस आपको चाहिए तो आया ऐसे ऐसे फेंक दिया, यार ये बुक इधर पड़ा है वो बुक उधर पड़ा है। ठीक है, तो ये जनरली क्या है, नेचर का टेंडेंसी होता है। ठीक है, सारे इंसान, कोई एक्सेप्शन रहता है, मतलब क्या करता है, हफ्ते में क्या महीने में एक मरा रहे, सारे चीज इधर उधर पड़ा है उसको थोड़ा साइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद क्या होता है, ज्यादातर लड़की वाले कपड़े रखते हैं। ठीक है, अरे साइज करके रख लिया आज, फिर एक हफ्ते बाद देखे वही जैसे कि तैसे। ठीक है, मैसी होके पड़ा है। तो नेचर का टेंडेंसी जनरली क्या होता है, मूविंग टुवर्ड्स द रैंडमनेस, मूविंग टुवर्ड्स द अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें वक्त चाहिए। ठीक है, सबको ऐसे इधर इधर वो हो जाता है। ठीक है, नेचर का टेंडेंसी यही है। ठीक है, तो यही टू रीजन था हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ठीक है, then importance of second law of thermodynamics, although the first law gives information about quantity of energy exchanged in a process, but it fails to provide any insight about the direction of energy transport. It is the second law
ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट लॉ एनर्जी के बारे में बोला था, लेकिन ये नहीं बोला था हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, कूल से हॉट बॉडी या हॉट से कूल्ड बॉडी, ऐसा कुछ बताया नहीं था। ठीक है, तो अब आया सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोला, सेकेंड लॉ का बहुत सारे स्टेटमेंट है, जाके देख लेना। ठीक है, मैं सब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बोला, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस व्हिच शुड इफेक्ट एट द flow of heat into the system from heat reservoir and the performance of an equivalent amount of work by the system on the surrounding। ठीक है, सारे हीट वर्क को कन्वर्ट नहीं होगा, ये बताया था। ठीक है, इन अदर वर्ड इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी साइक्लिक ऑपरेटिंग डिवाइस, मतलब हीट इंजन कंसिडरेबल, टू कन्वर्ट all heat received from single thermal reservoir into work। मैंने वही बोला ना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का समरी क्या था, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन जो कि सारे हीट, जितना भी हीट इनपुट दे रहे, जितना भी हीट इनपुट दे रहे वो सारे हीट आउटपुट करेगा, मतलब सारे हीट एज ए वर्क आउटपुट करेगा। क्या सर, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन व्हिच कन्वर्ट all heat reserved from thermal reservoir to convert reserve बोला, receive from thermal reservoir to convert work। ठीक है, that means अगर हम इसको मान लो 20 किलो जूल हीट प्रोवाइड किए एक हीट इंजन को, ये सारे के सारे 20 किलो जूल एज ए वर्क आउटपुट नहीं कर पाया, ये पॉसिबल होता ही नहीं है। इसमें ये 15 किलो जूल कर सकता है, 10 किलो जूल कर सकता है, 18 किलो जूल कर सकता है। ठीक है, लेकिन 20 किलो जूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना इनपुट हीट दिया है उतना 100% कभी पॉसिबल नहीं होता है। यही था हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। The entropy of a universe always increases in the course of every spontaneous process, that is, change in entropy of the universe can never be negative। इसका मतलब क्या, देखो एंट्रोपी को हम रिलेट कर सकते हैं, एंट्रोपी को हम अगर वन टर्म में बोलना चाहोगे, एंट्रोपी का डेफिनेशन मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस। और हमने अभी अभी डिस्कशन करके आए, सारे सिस्टम यूनिवर्स में चाहते हैं टुवर्ड्स रैंडम, मतलब रैंडमनेस के तरफ। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ ए यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्स का जितना चीज है सब रैंडमनेस की तरफ मूव करे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रैंडमनेस चाहते हैं। ठीक है, तो रैंडमनेस जितना इंक्रीज होगा एंट्रोपी से उतना इंक्रीज होगा। एंट्रोपी को अगर वन वर्ड में डिफाइन करेंगे, मेजर ऑफ रैंडमनेस, तो रैंडमनेस जितना इंक्रीज होगा, जितना अनऑर्गेनाइज होगा, हमारा एंट्रोपी उतना इंक्रीज होगा। यूनिवर्स में सारे चीज चाहते हैं वही, तो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब वो हमेशा इंक्रीज करना चाहता है, डिक्रीज नहीं करना चाहता, वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हर बार किसी ना किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख जाता है। ठीक है, तो फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। तो फॉर इरिवर्सेबल प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज पॉजिटिव, एंड फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज जीरो। ये दोनों बात याद रखना, कभी ना कभी क्वेश्चन में आ ही जाता है। ठीक है, नेट में आता है, गेट में आता है, सेट में आता है, जाम में आता है, हर जगह ये आ ही जाता है। ठीक है, फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जीरो, एंड फॉर इरिवर्सेबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस पॉजिटिव। तो एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज मैक्सिमम व्हेन द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, द सिस्टम ऑलवेज टेंड्स टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर कंसीडर करेंगे, उसका एंट्रोपी कब, जब इक्विलिब्रियम में अटेन करेगा तो मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए सारे जल्दी चाहते हैं, मतलब सब चाहते हैं एंट्रोपी इंक्रीज कराना। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज कराना मतलब रैंडमनेस इंक्रीज कराना। ठीक है, एक ही बात है भाई, रैंडमनेस सब चाहते हैं, मैंने जैसे समझा दिया। ठीक है, आपका कबर्ड में मान लो लड़कियों के लिए आपका कबर्ड में बहुत सारे कपड़े हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अगर साल में हम 365 डेज है, 360 डेज ऐसे मैसी होकर अनऑर्गेनाइज होकर पड़ा है। ठीक है, कोई एक दिन जाओगे, आपका ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा टाइम भी लगेगा ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, ज्यादा एनर्जी लगेगा मतलब सिस्टम का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज के लिए ना तो क्या चाहिए, ना तो एनर्जी चाहिए, ना तो हमारा टाइम चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए तो आपका स्टेबिलिटी बना रहेगा। ठीक है, तो वही बात होता है। तो रैंडमनेस को रिप्रेजेंट किया कौन करता है, एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी हर सिस्टम, हर यूनिवर्स में हर सिस्टम चाहता है टुवर्ड्स रैंडमनेस, तो हर सिस्टम चाहेगा हमें कैसे मतलब एंट्रोपी को बढ़ाना है। ठीक है, अब देखते हैं एंट्रोपी। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक क्या है, एंट्रोपी।
यहाँ तक रिहर्सल था भाई। स्पॉन्टानियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टानियस प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये स्पॉन्टानियस क्यों होता है, कैसे होता है, रैंडमनेस क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप यू guys are understood well। अब देखते हैं एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनामिक स्टेट क्वांटिटी दैट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस, मैंने वही बोला, और इसको डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो अब कंसीडर करते हैं, मान लो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कंसीडर करते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मान लो आइस, वाटर एंड हम लेते हैं स्टीम, ठीक है। ये तीनों कंसीडर करेंगे, तो तीनों में देखेंगे क्या है, सॉलिड में क्या होता है, डिसऑर्डरनेस लेस होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है, देन गैस में और भी ज्यादा होता है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे एंट्रोपी, तो एंट्रोपी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड व्हिच इज ग्रेटर देन सॉलिड। तो अगर पूछ लेगा एंट्रोपी ऑफ आइस एंड वाटर में, जरा बताइए ना हमें कौन सा ज्यादा, किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, हम आंख बंद करके बता देंगे वाटर का होगा, एंड वाटर एंड स्टीम में स्टीम का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में रहता है, वो रहता है, ये रहता है। अमोर्फस ऐसा नहीं होता। अमोर्फस को क्या बोलते हैं, या इसको सीडो लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका ग्लास हो गया, ठीक है, ये सीडो लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी जैसा कैरेक्टर है, ठीक है। आप ग्लास विंडो देखा होगा, बहुत साल रह गया होगा, अगर उसका नीचे का जो थिक हो जाता है, ठीक है, तो उसका स्लो फ्लूइडिटी रहता है। तो वो बात हो गया सॉलिड स्टेट का, ठीक है। तो अमोर्फस सॉलिड में रैंडमनेस ज्यादा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड से, इसीलिए एंट्रोपी ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जनरली देखा गया क्या होता है, टेम्परेचर जब देते हैं सिस्टम का रैंडमनेस उतना ज्यादा होता है, ठीक है। हम सॉलिड को, मान लो सॉलिड आइस लिया, आइस को टेम्परेचर दिया, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ये सुनो। तो इसका रैंडमनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन बॉइलिंग ऑफ एग। In an unboiled egg, the protein is in highly ordered state, whereas as we boil the egg, the protein's ordered structure is lost and it becomes more messy and disordered. Therefore, entropy of the system increases. ठीक है, अगर हम ऑयल को बॉयल करेंगे, सॉरी ऑयल बोल रहा हूँ, अगर हम अंडे को, एग को बॉयल करेंगे, इसका एंट्रोपी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा था, हम जब मतलब जब कच्चा अंडा लेते हैं, ठीक है, एग लेते हैं, उसको जब क्या तोड़ते हैं, उसके अंदर से तो वो लिक्विड जैसा आता है, लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं, ऐसा स्टिक हो जाता है। तो हमें तो ऐसे देख के पता चल रहा है, अरे इसका रैंडमनेस तो लेस है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये है नॉर्मल प्रोटीन। देखो, ये है अनबॉयल्ड एग, ठीक है, इसमें ऐसा रहता है, जब उसको बॉयल किया गया, उसके अंदर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये ऐसा है, वो दिखाई नहीं देता, जो दिखता है वो नहीं होता है, ठीक है। एग के केस में जो हमें दिखाई दे रहा है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जब मतलब अनबॉयल्ड एग लेते हैं, ठीक है, उसको जब टूटते हैं, उसके बीच में हमें ऑयल मतलब क्या लिक्विड जैसा मिलता है, लेकिन इसमें हमें सॉलिड जैसा मिलता है, ठीक है। ऐसे देख के पता चल रहा है इसका तो हमारा क्या है, रैंडमनेस डिक्रीज हो गया है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो अनबॉयल्ड एग था ऐसा था, जो बॉयल कर दिया ऐसा हो गया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, इसको इसको नहीं, इसको नहीं, इसको देखो। तो क्या हुआ, यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज हुआ है, तो हमारा क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। ये तो पता चल गया, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंट्रोपी। देखो, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हो या 2x में एक बार देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर यूनिवर्सिबल प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंट्रोपी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। as heat is added to a system, its molecular motion increases, ठीक है। the randomness also increases, the entropy of the system increases। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं या हीट देते हैं, हीट देंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगा, ठीक है। एट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, मैंने बता दिया एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर और हीट से एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इट इज डिनोटेड एज एस, एंट्रोपी को हम प्यार से एस डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ये याद रखना, जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। and in terms of calorie हम बोल सकते हैं calorie Kelvin inverse, since it depends on the mass of substance, therefore it is an extensive property
एंट्रोपी मास के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए एंट्रोपी हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट, इंटेंसिव नहीं है, ये भी याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एंट्रोपी क्या हो गया हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट नॉट मास इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो एंट्रोपी द हीट, the ratio of heat absorbed by the system in isothermal and reversible manner to the temperature at which heat is absorbed is equals to change in entropy। तो एंट्रोपी का हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला से शुरू करते हैं, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सेबल डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर ए रिवर्सेबल प्रोसेस, डेल्टा एस यूनिवर्स फॉर आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस। हमने देखा था आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस में जीरो होता है, लेकिन कैसे होता है देखते हैं। द एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम इज गिवन एज फॉलो, ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू एनसीवीएम ln T2 by T1 plus nr ln V2 by V1, ठीक है। सिंस प्रोसेस इज आइसोथर्मल तो T1 इक्वल्स टू T2, तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, और जैसा तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो गया, nr ln V2 by V1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, डेल्टा एस सिस्टम nr ln V2 by V1, इसका डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू एनसीबीएम ln T2 by T1 प्लस nr ln V2 by V1, ये सिंपली याद रख लो, ठीक है। इसका डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है हमें। डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू nr ln V2 by V1। नाउ फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ, ये था सराउंडिंग का, अगर ये था सिस्टम का। अगर सराउंडिंग की बात करेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, हमें डेल्टा एस पढ़ा, डेल्टा एस हमने क्या सीखा, क्यू बाई टी, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग का लगे तो ये इसको माइनस सिस्टम माइनस क्यू सिस्टम बाई टी कर सकते हैं। क्यू इक्वल्स टू पता है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, डेल्टा यू जीरो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डेल्टा एस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाई टी, समझ में आ गया। हाँ जी, डेल्टा एस इक्वल्स टू, सो यहाँ तक तो समझ में आ गया, डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। नाउ डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस एन आर एल एन V2 बाई V1। तो अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गया, समझ में आ गया या नहीं आया बताओ, ठीक है। तो ये याद रखना कैसे हुआ उसका जरूरत नहीं है, हमें यह याद रखना है, डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। देन देखते हैं इरिवर्सेबल प्रोसेस। इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए ये याद रख लो, हमारा क्या है, इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा कितना आएगा, एन आर एल एन V2 बाई V1 प्लस माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 बाई T2। तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो फॉर एन आइसोथर्मल इरिवर्सेबल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो एंड रिवर्सेबल प्रोसेस इक्वल्स टू जीरो, बस इतना जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी वही है, डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, एंड डेल्टा एस इरिवर्सेबल प्रोसेस हमारा ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया, ठीक है। उसको समराइज कर देते हैं, देखो ये याद रखना कैसे हुआ उसका कोई जरूरत है नहीं इतना, ठीक है, अनलेस अंटिल यू आर क्या है अपियरिंग फॉर द MSc फाइनल ईयर एग्जाम और आपका BSc एग्जाम जो सेमिस्टर एग्जाम होता है, ठीक है। एंट्रेंस में हमें इतना नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सेबल, क्योंकि नहीं तो अगर आप सारे डेरिवेशन याद करने जाओगे तो कितना सारा डेरिवेशन होगा, ठीक है, एक एक चैप्टर का कितना डेरिवेशन होगा, कितना लॉन्ग डेरिवेशन भी होगा, वो याद रख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है। यहाँ पर तो वो आइसोथर्मल रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सेबल के लिए ये याद रखना, एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स फॉर आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस डेल्टा एस जीरो एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी वही है, रिवर्सेबल के लिए जीरो एंड इरिवर्सेबल के लिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसका एंट्रोपी का ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स फॉर आइसोथर्मल रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, एडियाबैटिक रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम उसका न्यूमेरिकल्स की जैसे आता है, मतलब क्या उसका कुछ फॉर्मूला की तरफ जाएंगे, ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है उसको डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।